हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बफर स्टॉक ऑफ फूड। इस टर्न का फर्स्ट टॉपिक है बफर स्टॉक ऑफ फूड, यानी कि भोजन का बफर स्टॉक। क्रॉप्स आर सीजनल, फसल जो होती हैं वो मौसमी होती हैं। द क्रॉप विल डिपेंड अपॉन मेनी फैक्टर्स, फसल की उपज कई कारकों पर निर्भर करती है। एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री डिपेंड्स हैवली ऑन रेनफॉल, यानी हमारे देश में कृषि जो है वो ज़्यादातर बारिश पर डिपेंड होती है, निर्भर करती है। व्हेन द मानसून रेन्स आर गुड वी हैव बम्पर क्रॉप्स, और जब हमारे यहाँ बारिश अच्छी होती है तो हमें भरपूर फसल मिलती है। व्हेन द मानसून फेल्स मेनी एरियाज इन कंट्री सफ़र फ्रॉम सेवरल ड्रॉप एंड द क्रॉप प्रोडक्शन इज़ पुअर, और जब बारिश कम होती है, मानसून कम होता है, तो हमारे देश के कई क्षेत्र गंभीर रूप से सूखे पड़ जाते हैं और पीड़ित हो जाते हैं, और फसल का जो उत्पादन होता है वो खराब होता है। समटाइम्स हैवी रेन्स में कॉज फ्लोडिंग ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड क्रॉप्स गेट डिस्ट्रॉय और डैमेज्ड, मतलब कभी कभी भारी बारिश के कारण कृषि क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है और फसल नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाती है। Thus, the food grain production may vary from the year to year. इस प्रकार खाद्यान्न या फिर क्रॉप्स जो है वो उसका उत्पादन साल दर साल अलग अलग हो सकता है। To ensure that food grains are available throughout the year and at every place in the country, it was planned by the government to build a huge reserve stock of food grain to meet the emergency requirements. यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो फूड ग्रेन्स है, खाद्यान्न है, वो पूरे वर्ष और पूरे देश के प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध है। सरकार द्वारा इमरजेंसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फूड ग्रेन्स के स्टॉक को एक बड़ा भंडारण बनाने की योजना बनाई गई थी, ठीक है, ताकि सभी लोगों तक जो फूड ग्रेन्स है वो पहुंच सके इमरजेंसीज में। The huge reserve stock of food grains built by the government by purchasing food grain from the termers is called buffer stock of food grains. किसानों से फूड ग्रेन्स को खरीदकर सरकार द्वारा बनाए गए फूड स्टॉक या फिर आपका जो भी है बफर स्टॉक, उसमें उस विशाल भंडारण को खाद्यान्न का बफर स्टॉक कहा जाता है। यानी कि जो फूड ग्रेन्स होता है वो किसानों से गवर्नमेंट खरीद कर उन स्टॉक्स में रखती है, उसे ही बफर स्टॉक बोला जाता है। आवर कंट्री हैज़ वेरी फेवरेबल बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी हमारे देश में खाद्यान्नों का बहुत अनुकूल बफर स्टॉक है। सच अ बफर स्टॉक ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन प्राइस लाइन ऑफ द फूड ग्रेन इन द ओपन मार्केट, यानी कि इस तरह के एक बफर स्टॉक खुले बाजार में खाद्यान्नों की मूल्य रेखा को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। आगे फूड्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, यानी कि एनिमल सोर्सेज से कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं, कौन कौन से फूड हैं। यू विल लर्न समथिंग अबाउट द एनिमल्स एंड द फूड आइटम्स दे प्रोवाइड अस इन द फॉलोइंग सेक्शन, यानी कि आप जानवरों और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में हम निम्न तरीकों से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे डेयरिंग यानी दूध बनाने का काम। क्या होता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ आवर फूड। प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो मुख्य स्रोत हैं हमारे भोजन का। मिल्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड मटेरियल फॉर अस। मिल्क जो है हमारे लिए वो एक इम्पॉर्टेंट फूड मटेरियल है। वी ऑब्टेन मिल्क फ्रॉम एनिमल सच एज काऊ, बफेलो, गोट एंड शिप। हम काऊ, बफेलो, गोट एंड शिप से मिल्क को प्राप्त करते हैं। बफेलोज एंड काउज आर द मेजर सोर्स ऑफ मिल्क इन आवर कंट्री। हमारे देश में बफेलो एंड काऊ जो हैं वो मुख्य स्रोत है दूध का। Rearing cattle for producing milk and milk product on a large scale is called dairying, यानी कि बड़े पैमाने पर दूध और दुग्ध के उत्पादों के उत्पादन के लिए जो भी एनिमल्स को पालते हैं वो डेयरिंग कहलाता है।
ठीक है। जैसे मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, घी, खोया, आइसक्रीम, कुल्फ़ी या डेयरी प्रोडक्ट्स। आपको पता है ये सारी चीज़ कौन से होते हैं? दूध से बने होते हैं, इसलिए डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। पोल्ट्री, पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन। पोल्ट्री इंक्लूड्स बर्ड्स लाइक चिकन, hen, ducks, geese and turkey, commonly known as fowls। यानी कि मुर्गी पालन में मुर्गी, गीस और तुर्की जैसे पक्षी शामिल हैं, जिन्हें आमतौर पर फॉल्स बोला जाता है। दीज बर्ड्स आर गुड सोर्स ऑफ एनिमल फूड इन द फॉर्म ऑफ एग्स एंड मीट। ये बर्ड जो होती हैं वो एनिमल फूड में एक मुख्य स्रोत है भोजन का। जिस प्रकार से मतलब हम इन बर्ड से एग ले सकते हैं एंड उनके मीट को यूज़ कर सकते हैं खाने में, तो ये एनिमल फूड में मुख्य स्रोत है भोजन का। एग्स एंड मीट आर रिच इन प्रोटीन। अंडे में, एग में और मीट में, मांस में प्रोटीन ज़्यादा होता है। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ पोल्ट्री फ्रॉम एग एंड मीट इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग। यानी कि अंडे और मांस के लिए मुर्गी पालन और प्रजनन को मुर्गी पालन कहा जाता है। ठीक है। अंडे और मीट के लिए इन बर्ड्स को पालन करना, उनका प्रजनन कराना, ये पोल्ट्री फार्म कहलाता है, मुर्गी पालन कहलाता है। द प्लेस वेयर पोल्ट्री इज रेयर्ड ऑन अ लार्ज स्केल आर कॉल्ड पोल्ट्री फार्म्स। और जहाँ पे लार्ज एरिया में इन बर्ड्स को, इन पोल्ट्री को फॉर्म किया जाता है, रखा जाता है, वो क्या कहलाते हैं? पोल्ट्री फार्म्स कहलाते हैं। फॉल ले एग्स एंड सीट ऑन द एग फॉर अबाउट 21 days। दिस पीरियड इज कॉल्ड हैचिंग पीरियड। फॉल क्या करते हैं? एग को देते हैं और उस पर 21 दिन तक उसको सेते हैं, उस पर बैठते हैं, और ये पीरियड क्या कहलाता है? हैचिंग पीरियड कहलाता है। आफ्टर दिस पीरियड द एग क्रैक एंड द चिक्स कम आउट। और हैचिंग पीरियड के बाद क्या होता है कि एग जो होता है वो क्रैक कर जाता है एंड उससे चिकन बाहर आ जाता है। चिक्स जो होता है, चिक, वो बाहर आ जाता है। द प्रोसेस ड्यूरिंग इंक्यूबेशन इज कॉल्ड नेचुरल हैचिंग। यानी कि ऊष्मायन के दौरान होने वाली प्रक्रिया को प्राकृतिक हैचिंग बोला जाता है। ड्यूरिंग हैचिंग द पोल्ट्री प्रोवाइड्स द नेसेसरी मॉइस्चर एंड वार्मथ टू द एग। और हैचिंग के दौरान पे एग्स को एक गर्म और मॉइस्चर जितना उसको चाहिए होता है वो प्रोवाइड कराया जाता है। इन बिग पोल्ट्री फार्म्स हैचिंग इज डन incubators। द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इन इंक्यूबेटर्स आर कंट्रोल्ड। यानी कि बड़े पोल्ट्री फार्म्स में क्या होता है कि जब हैचिंग कराया जाता है तो वहाँ पे टेम्परेचर और मॉइस्चर जो होता है वो इंक्यूबेटर्स कंट्रोलर होता है, यानी कि उसको कंट्रोल करता है कि कितने अमाउंट में क्या देना चाहिए, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। तो उसके थ्रू, इंक्यूबेटर्स कंट्रोलर के थ्रू मॉइस्चर एंड टेम्परेचर दिया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे पोल्ट्री केयर, यानी मुर्गियों की केयर कैसे करें, मतलब सॉरी जो भी बर्ड्स हैं उनकी केयर कैसे करें। पोल्ट्री रिक्वायर्स गुड केयर फॉर फूड। पोल्ट्री को पोल्ट्री को एक गुड केयर और अच्छे फूड की और अच्छे शेल्टर की और डिजीज़ कंट्रोल की आवश्यकता है। यानी कि पोल्ट्री रिक्वायर्स गुड केयर फॉर फूड, शेल्टर्स एंड डिजीज़ कंट्रोल। जो भी बर्ड्स होती हैं, जो भी पोल्ट्री फार्म्स में जो भी बर्ड्स हैं, उनको एक अच्छी केयर की, अच्छे फूड की और अच्छे रहने के स्थान की, और उनको कोई डिजीज़ ना हो, उनके कंट्रोल की आवश्यकता होती है। ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द सेक्शुअल मैच्योरिटी चिकन्स रिक्वायर। यानी कि जब वो ग्रो करते रहते हैं, ग्रो करने वाले पीरियड में, जैसे कि कौन सा पीरियड होता है, फ्रॉम बर्थ टू सेक्शुअल मैच्योरिटी के थ्रू चिकन्स रिक्वायर होते हैं। ठीक है, यानी मुर्गे की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि फ्रॉम बर्थ से सेक्शुअल मैच्योरिटी तक मुर्गे की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। एंड सेकेंड क्या है, इनफ स्पेस, वहाँ पे पर्याप्त जगह होना चाहिए।
रिस्ट्रिक्टेड एंड कैलकुलेटेड फीड, यानी कि प्रतिबंधित और कितने अमाउंट में उनको देना चाहिए दाना खाना, उस चीज़ का विशेष ध्यान। ड्यूरिंग लेइंग पीरियड फ्रॉम सेक्शुअल मेच्योरिटी टिल द एंड ऑफ एग लेइंग द पोल्ट्री नीड्स, और क्या लेइंग पीरियड यानी कि जब सेक्सुअल मेच्योरिटी से एग को लेइंग करने के प्रोसेस में पोल्ट्री में क्या क्या नीड की आवश्यकता होती है, एनफ स्पेस की एंड प्रॉपर लाइट सफिशिएंट वाटर, और इस लेइंग पीरियड में एनफ स्पेस होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होना चाहिए और सफिशिएंट वाटर होना चाहिए। एंड थर्ड इज फीड रिच इन प्रोटीन फैट विटामिन ए एंड के, यानी कि उनको प्रोटीन फैट विटामिन ए एंड के ज़्यादातर देना चाहिए खाने के लिए। फिशरी यानी कि हो गया आपका मछली पालन। फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल, मछली जो है एक जलीय जीव है। फिश एंड सी फूड आर रिच इन प्रोटीन एंड आयोडीन, मछली या फिर जो भी जलीय भोजन है वो प्रोटीन एंड आयोडीन से भरपूर होते हैं। फिश इज़ द मेजर पार्ट ऑफ फूड ऑफ पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज, यानी कि कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों का फिश जो है वो मेजर पार्ट है फूड का। द प्रोडक्शन ऑफ फिश इन अ लार्ज स्केल बाय फॉर्मिंग फिश कल्चर इन अ फिश नर्सरी इज कॉल्ड hatchery known as pisciculture। यानी कि मछली का एक बड़े पैमाने पर उत्पादन, उनको फॉर्म करना और एक नर्सरी में या फिर बड़े लार्ज स्केल में मछलियों का पालन ही क्या कहलाता है, पिसिकल्चर। स्पेशल पॉन्ड्स आर ऑल्सो डेवलप एज हेचरीज, और पिसिकल्चर के लिए या फिर हेचरीज के लिए स्पेशल पॉन्ड्स बनाए जाते हैं जिसपे फिश को ग्रो कराया जाता है, उसमें वो बड़ी होती हैं, उस पॉन्ड्स में उनको ग्रो कराया जाता है। दीज आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल और मैन मेड हैचरीज, और इसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड हैचरी बोलते हैं। सच हैचरीज आर प्रोवाइड विद द सफिशिएंट लाइट एंड ऑक्सीजन, ऐसे हैचरीज जो मैन मेड होते हैं उनमें सफिशिएंट लाइट एंड ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। द हैचरीज विद सर्कुलेटिंग वाटर पॉन्ड्स लैक्स एंड कैनाल्स आर कॉल्ड नेचुरल हैचरीज, यानी कि वो हैचरी जो वाटर पॉन्ड मतलब जो पानी लगातार चलता रहता है, रन करता रहता है, जैसे पॉन्ड्स हो गया, लैक्स हो गया एंड कैनाल्स हो गए, और इन सारे जगह पे जहाँ फिश को पाला जाता है उनको हैच कराया जाता है, वो नेचुरल हैचरीज कहलाते हैं। द यूज़ ऑफ नेचुरल हैचरीज हैज़ इम्प्रूव द सर्वाइवल रेट ऑफ फिश फ्रॉम 30 to 95, यानी कि नेचुरल हैचरीज अगर कोई प्रोसेस फिश जो है वो नेचुरल तरीके से ग्रो कर रही है तो उस पर उसका जो सर्वाइवल रेट होता है, यानी वो ज़्यादातर वहाँ पे जीवित रह सकती हैं, उनका रेट होता है 30 to 95। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है, एपीकल्चर होता है आपका मधुमक्खी पालन। द रीयरिंग ऑफ हनी बीज इन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर, यानी मधुमक्खी को, हनी बी को एक लार्ज एरिया में पालन कराना, ये एपीकल्चर कहलाता है। हनी बीज प्रोड्यूस हनी, मधुमक्खी जो होती हैं वो शहद प्रदान करती हैं। हनी इज़ रिच इन शुगर मिनरल्स एंड एंजाइम, हनी शुगर मिनरल्स एंड एंजाइम से भरपूर होते हैं। इट इज़ यूज्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन, इसका उपयोग आयुर्वेदिक मेडिसिन में किया जाता है। हनी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हनी बी फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स एंड केप्ट इन बीहिव्स, यानी कि हनी बी को हनी बी प्रोड्यूस कराता है, यानी हनी को प्रोड्यूस करता है किसके थ्रू, नेक्टर से या फिर फ्लावर से, बीहिव्स जो लिया रहता है उससे हनी को प्रोड्यूस करती है। ऑल एक्टिविटीज सच एज लेइंग ऑफ एग्स, रियरिंग ऑफ लार्ज एंड प्यूपा टेक प्लेस इन कॉम्स, यानी कि सभी एक्टिविटी जैसे एग लेइंग एग, रियरिंग ऑफ लार्वा एंड प्यूपा, ये सारे एग कॉम्स में होती हैं। लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी लास्ट 16 days थ्रू आउट
4 स्टेज, यानी कि हनी बी की लाइफ साइकिल जो होती है वो 16 डेज में कंप्लीट होती है 4 स्टेजेस में, पूरे 4 स्टेजेस में। कौन कौन से हैं? पहले एग होता है, एग 3 डेज में एग किस में कन्वर्ट होगा? लार्वा में। आफ्टर 6 डेज लार्वा कन्वर्ट इनटू प्यूपा एंड आफ्टर 7 डेज ये हनी बी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो टोटल मिला के 16 डेज में इसकी पूरी लाइफ साइकिल तैयार हो जाती है। एंड एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हनी फ्रॉम बीहिव्स इज कैरिड आउट बाई हनी एक्सट्रैक्टर, यानी कि हनी बी को बीहिव से बाहर निकालने का काम हनी एक्सट्रैक्टर के द्वारा होता है। हनी एक्सट्रैक्टर आर एन एक्सपीरियंस ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि हनी एक्सट्रैक्टर कौन होते हैं? जो हनी को उस कॉम से निकाल सकते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो है चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है और मैं आपको इसका एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी। आपको कोई डाउट होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा, कोई कन्फ्यूज़न होगी, आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू।